कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताविदा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी वाग्देवी सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अध्यापक हैं, उनको ये सब वाग्देवी के वंदना करनी चाहिए। तो विषय आज का है कि जैसे कि हमने बताया था कि वर्णमाला और उच्चारण स्थान या हिंदी के सिलेबस की तैयारी कराएंगे, चाहे वो आपका LLB के लिए हो, चाहे वो आपका CUET के माध्यम से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में हिंदी जो पूछी जाती है। अगर हिंदी आप चुने हैं तो उन सभी के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो उससे से रिलेटेड जो है कि आपके सिलेबस क्या क्या हैं वो बात किया था हमने पिछले वीडियो में कि वर्णमाला है, वर्णमाला भी आती है कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन वर्णमाला से या उसके उच्चारण स्थान से पूछ लिया जाता है। इससे ज़्यादा वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और फिर बात करेंगे पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी टॉपिक है उन सभी को एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। सभी चैप्टर से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको डेली जब शुरू होगी प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप इसको पढ़ें और जब प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस भी आप लोग ज़रूर करें। तो आज का जो विषय है यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्णमाला लिखा गया है। तो वर्णमाला से संबंधित ही है कि वर्णमाला कितने प्रकार की हैं, वर्णमाला में स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, कुल व्यंजन कितने हैं और लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं कुल, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबका उच्चारण स्थान क्या है, इन सभी के विषय में ही आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी के साथ वीडियो को एक्सेस कर सकें और देख सकें। ये फ्री क्लासेज हैं और सभी क्लासेस फ्री होंगी, किसी प्रकार का कोई पेड क्लास नहीं है। फ़िलहाल आपको पूरी हिंदी जहाँ तक संभव है, जितना भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना ज़रूर पढ़ाएंगे। अतिरिक्त जो भी बचता है, जो लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, उस पर भी अंत में बात करेंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस शुरू होगी, जब शुरू होगी उसके बाद आपको उसकी भी सूचना दी जाएगी। अभी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग इसका देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको चैनल के बारे में बताइए। चलिए बात करते हैं आज का वर्णमाला टॉपिक। वर्णमाला क्या है? वर्णों के मेल से वर्णमाला बनता है। वर्ण क्या है? जो भी वर्ण हैं, जैसे आ, बा, सा, दा, ये सब क्या है? एक वर्ण है। ध्वनियाँ जो होती हैं, ध्वनियों से वर्ण बनते हैं। तो वर्ण को जब व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है कि कहा जाए कि का के बाद खा ही आएगा, और चा जो होगा वो खा के बाद चा आएगा, चा के वर्ग के बाद टा वर्ग आएगा, टा वर्ग के बाद ता वर्ग आएगा। इस प्रकार का जो व्यवस्थित क्रम कियारा लावा बोला जाएगा, अंत में ज्ञा आएगा। ये जो है ये आपका वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम है। व्यवस्थित क्रम यही है और इसको जब व्यवस्थित कर लिया जाता है वही वर्णमाला कहलाता है। वो उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान जैसे कि हम आ बोल रहे हैं, का बोल रहे हैं, खा बोल रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से बोल रहे हैं। अगर का बोलते हैं तो ये कंठ से आपका निकलता है का, पूरा जोर आपके कंठ पर जाता है। करके बोल के आप देखिए का। अगर आप मुंह खोले हैं तो का बोल सकते हैं। अगर मुंह बंद है तो आप बिना मुंह खोले, मतलब खुला रहेगा मुंह, तभी आप बोल सकते हैं, नहीं तो मुंह बंद करके आप नहीं बोल। अगर मुंह बंद है तो जैसे अगर ओठ दोनों मिला है तो वहाँ पर पा आता है, पा। बिना ओठ के सहारे अगर आप बोलने का प्रयास करेंगे, अगर पा ऐसे बोलेंगे तो बिना ओठ, दोनों ओठ के मिले पा उच्चारण ध्वनि नहीं आ सकती। ई, इसी प्रकार अगर तालु में अगर न छुआएं तो ई नहीं बोला जा सकता, ना ही चा बोला जा सकता है। इस प्रकार का जो व्यवस्थित किया गया, उच्चारणों के स्थान को निर्धारित किया गया कि ये वर्ण यहाँ से उच्चरित होते हैं। अगर उसके अलावा आप कहीं से बोलना के प्रयास करते हैं तो आप बोल नहीं पाएंगे। इसी टॉपिक पर बहुत छोटा टॉपिक है
छोटा इसलिए है क्योंकि आपके सिलेबस में आपको उतना ही पढ़ना है। बहुत वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या कहते हैं ये वर्णमाला, उसमें कई चीज़ें आती हैं, वर्णमाला प्रकार, उसके बाद समृद्ध विपरीत, कई स्वर आते हैं, लेकिन जितना है आपके टॉपिक में जितना आ सकता है एग्जाम में उतना ही पढ़ाएंगे, उससे अधिक नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक वर्णमाला। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी वर्णमाला है। अगर यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए, अगले लेक्चर में, अगले जो भी वीडियो आएंगे उस पर अच्छे से उसकी क्वालिटी सही की जाएगी। और वर्णमाला यहाँ पर आपने देख ही लिया है, वर्णमाला बता दी है क्या है वर्णमाला। भाषा की सार्थक इकाई दी गई है, क्या है भाषा की सार्थक इकाई? वाक्य होती है। वाक्य किससे बनता है? छोटे छोटे उपवाक्यों से वाक्य बनता है। नीचे से चलते हैं, सबसे छोटी क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि जो होती है उसको ही वर्ण कहा जाता है। जो ध्वनियाँ होती हैं जैसे आ की ध्वनि, रा की ध्वनि, उसमें पा की ध्वनि, माँ की ध्वनि, जो ध्वनियाँ हैं वही वर्ण हैं। उन्हीं वर्ण जब ध्वनियाँ आ जाती हैं तो उसको अक्षर कहा जाता है। अक्षर जैसे का है तो का में आ मिलेगा तो वो एक वर्ड ही बन जाएगा। उससे पहले फिर अक्षर बनता है, अक्षर होता है तब बन जाता है, तो उसके बाद पद बनता है, पद से पद बनेगा, पद से फिर जैसे पद या शब्द बोल दो, चाहे पद बोलो अब चाहे शब्द बोलो। शब्द मतलब जैसे कि रा और माँ मिलकर राम बनता है, तो उस प्रकार से पद बनता है। पद जब एक से अधिक पद मिलते हैं तो पदबंध होता है, पदों को बांध दिया जाता है। जब कई पद आपस में मिलते हैं तो एक छोटा सा उपवाक्य बन जाता है। जब उपवाक्य छोटे छोटे उपवाक्य मिल, जैसे राम जाता है, राम खाता है, ये आपस में मिल गया तो वहाँ पर वाक्य बन गया एक। तो वहाँ पर एक राम घर जाता है, ये अब पूरा एक वाक्य बन जाता है। ये आपका सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से पद, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य बनती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ध्वनि है, और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ध्वनि, और सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो आपकी वाक्य है। अब जो वर्णमाला है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया। वर्णमाला को कितने कैटेगरी में बांटा गया? दो। एक आपका यहाँ पर स्वर हुआ और एक आपका यहाँ पर व्यंजन हुआ। व्यंजन हुआ और स्वर हुआ। यहाँ पर स्वर क्या है? अच। स्वर को अच भी कहा जाता है। अगर संस्कृत में जाएंगे तो वहाँ पर इसको अच भी कहा जाता है। हिंदी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और व्यंजन को हल कहा जाता है। स्वर मूलतः दो प्रकार के होते हैं, नहीं तो तीन प्रकार के बताए जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक प्रकार और है इसका, ह्रस्व हो गया। एक जो आपका ये आप देख रहे हैं एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, और यहाँ एक और आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं वो काफ़ी देर तक उनका उच्चारण होता है, जैसे कि रा या ओ, इस प्रकार के जो उच्चारण ये एक से अधिक मात्रा, दो से अधिक मात्रा का समय लेते हैं, वो प्लुत कहलाते हैं। वो आपको नहीं पढ़ना है ना, तो वहाँ से आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो जो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर आपके यहाँ पर तीन दिखाई देते हैं। ह्रस्व स्वर आप देख सकते हैं कि आ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं, ये याद रखना है। ह्रस्व स्वर कौन से, एक बार साथ में पढ़िए, आ, ई, उ, री आपके क्या हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ मतलब आ और आ मिलके बड़ा आ बनता है, ई और ई मिलके बड़ी ई बनती है, उ और उ मिलके बड़ा उ बनता है। क्या क्या मिलेगा? उ और उ मिलाएंगे तो बड़ा उ बन जाएगा। अब ई की बात करें तो आ और ई मिलके ए बनता है, आ और ए मिलके ए बनता है। इस प्रकार से आ और उ मिलके ओ बनता है। जब आ और ई को मिलाएंगे, जब आ और ई ऐसे लिख लीजिए आप लोग, लिख सकते हैं जैसे कि आ प्लस ई इक्वल टू बन जाता है आपका ए। जब आ और ऊ को मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। तो ये आपको दोनों लिख लेना है। आ प्लस ई मिलता है तो ए बनता है, आ और ऊ मिलता है तो ओ बनता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। और ए बनाना है तो आ प्लस ए बन जाएगा तो ए बन जाता है। ऐसे आ और ओ मिल जाएगा तो औ बन जाएगा।
सकते, आप अपने नोट में नोट कर सकते हैं। जो दिया गया आप इसको देखकर नोट कर सकते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पर हर्ष और दीर्घ हो गया, स्वर हो गया। अब व्यंजन पर बात करते हैं। तो स्वर कितने हुए अगर दे, यहाँ पर स्वर कितने, ये 4 हुए और ये 3 4 3 7, ये 7 हुए। तो 7 4 टोटल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं ये आपके यहाँ पर दिखे हैं, 11 स्वर होते हैं। फिर अच में आते हैं, हल में आते हैं। हल मतलब व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। व्यंजन आपका एक स्पर्श व्यंजन है यहाँ पर, एक आपका अंतस्थ व्यंजन है, एक ऊष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन, आगत ध्वनियाँ होती हैं, और ये आपका संयुक्त व्यंजन है। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन जो का, खा, गा, घ, ङ, मा, चा, छा, जा, झ, ञ, टा, ठा, डा, ढ, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, यहाँ तक के जो वर्ड होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें एक ढा नुक्ता लगा रहता है नीचे, और ढा नीचे बिंदी लगी रहती है। ये भी आपके, इसको यहाँ पर, हाँ इसको भी लिख लीजिए। इसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जो ढा और डा और ढा लिखा गया इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। लिख लिया होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको, उत्क्षिप्त व्यंजन। फिर अंतस्था की बात करें, या, रा, ला, वा, जो अंतस्थ है इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या, या, रा, ला, वा, पढ़िए, या, रा, ला, वा, क्या हुआ, अंतस्थ। कौन कौन सा, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन। उस व्यंजन तीसरा टाइप है, कौन सा, शा, खा, शा, ह। उस व्यंजन कौन सा है, साथ में पढ़िए, शा, खा, सा, ह। शा, खा, शा, ह, ऊष्म। शा, खा, शा, ह, ऊष्म। सा, खा, शा, ह, ऊष्म। और आगत हैं, ये क्वेश्चन में पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आगत में जा और फ नुक्ता लग जाता है, नीचे बिंदी लगती है तो उसको नुक्ता बोलते हैं। हाँ, संयुक्त व्यंजन से पूछ सकता है कि कौन किससे मिलके बना है, ये आपको याद होना चाहिए। छत, त्रंग, ज्ञा, श्रा, 4 वर्ड हैं संयुक्त में। छत, त्रंग, ज्ञा, श्रा, छत, त्रंग, ज्ञा, श्रा, ये 4 वर्ड आपके हैं। तो अगर इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश से आसानी से इसके वो वर्ड कौन कौन से वर्ड से मिलकर बने हैं आप देख सकते हैं। अगर इंग्लिश छा की इंग्लिश लिखें तो के, यस, यच, किससे बना है, के से और शा से। यहाँ पर का है और शा है। इसी प्रकार त्रा, क्या लिखो, टी आर ना, टी आर आई वैसे होता है, त्रा, टी आर ए। ता और रा से, यहाँ पर त्रा लिख गया जबकि ता होना चाहिए। ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। और फिर अगर ज्ञा लिखेंगे तो जा और यहाँ से मिलके ज्ञा बनता है। शा और रा मिलके श्रा बनता है। ये आपको याद रखना है, ये कभी कभी पूछेगा किससे क्या मिलकर बना है, ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या आप पढ़ना है। और ये जो का से माँ तक होते हैं, इनके जो अंत के 5 वर्ड होते हैं, मतलब जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये जो वर्ड होते हैं इनको नासिका कहते हैं। नासिका पंचम वर्ड ड़ा, इया, अड़ा, ना और पा, ये सभी आपके नासिका वर्ड आते हैं। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग जो डबल बिंदी लगती है, और अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुनासिक जो ऊपर चंद्र बिंदी लगती है उसको अनुनासिक कहते हैं। आगत ध्वनियाँ जो ऊपर लगती हैं, मतलब बिंदी ना लगे, जैसे यहाँ पर बिंदी नहीं लगी ना, यहाँ पर बिंदी नहीं लगी है, और नुक्ता में नीचे लगता है, जैसे कि यहाँ पर जा के नीचे लगा है, जा पढ़ा जाता है, ऐसे जा, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। फा ऐसे जोर दे के थोड़ा पढ़ा जाता है नुक्ता वाले शब्द। आगे चलते हैं आप जो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको मूल स्वर दिखाई देगा। मूल स्वर कितने हैं, 11। मूल स्वर कितने हैं, 11। मूल व्यंजन कितने हैं, 33। अगर
कुल व्यंजन की बात करें तो 11, कुल स्वर की बात करें तो 13, अर्ध स्वर की बात करें तो या और रा, या और वा, इसको आप याद रखना। या और वा क्या है? अर्ध स्वर है। रा लुंठित स्वर है और ला पार्श्विक स्वर है। हा जो है ये स्वर तंत्री कहा जाता है या इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। एक और यहाँ पर डैश लगा के इसके आगे लिख दीजिए, काकल्य वर्ण या स्वर तंत्री वर्ण बोला जाता है हा को। ये याद रखना, एक बार पढ़ेंगे, साथ में पढ़िए। मूल स्वर 11, मूल व्यंजन 35, कुल व्यंजन 41, कुल स्वर 13, अर्ध स्वर या और वा और लुंठित रा, पार्श्विक ला, काकल्या स्वर तंत्रीय हा। ये आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण की चर्चा कर लेते हैं। अल्पप्राण क्या है और यहाँ पर महाप्राण क्या है। अल्पप्राण जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें से जो पहला है और तीसरा है और चौथा है उसको बोलते हैं अल्पप्राण। और अंतस्था जो अभी या, रा, ला, वा बताए वो अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। अगर ऐसे देख सकते हैं, पाँच ही वर्ड होते हैं। 5 में आप जो पहला का, खा, गा, घा, अंगा, चा, अंगा, तो पहला वर्ड है, तीसरा वर्ड है और ये 5वां है। एक एक छोड़ के अल्पप्राण ऐसे छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इस प्रकार से अल्प मतलब छोटा, महा मतलब बड़ा, का, खा, गा, घा, अंगा, तो छोटा बड़ा छोटा ऐसे याद कर सकते हैं आसानी के साथ। या और भी तरीके से याद कराया जाता है कि जैसे कब ये मान लो 1 2 3, दूसरा 2 और 3 3 4, ये दोनों जो उंगली उठी है इसको बोल देते हैं महाप्राण, इस प्रकार से। लेकिन आप लोग छोटा बड़ा ऐसे याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। 3 छोटा रहेगा, 2 बड़ा रहेगा बीच में। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, खा, शाहा, वो आपके कहलाते हैं महाप्राण और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपको कहलाते हैं वो अल्पप्राण। आई थिंक याद हो गया होगा। एक बार पढ़िए। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन जो होंगे वो आपके कहलाएंगे अल्पप्राण। दूसरा और चौथा किसका? दूसरा चौथा वर्ग का वर्ग का दूसरा और चौथा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जो का, चा, पा, टा जो वर्ग हैं इनका दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ में जो ऊष्म व्यंजन है शा, खा, शाहा, ये कहलाएंगे आपके महाप्राण। अब बात करते हैं क्या उच्चारण स्थान की। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे उच्चारण स्थान की। किसकी बात करेंगे? उच्चारण स्थान की, कि कहाँ से कौन से वर्ड आपको बोले जाते हैं। ये उच्चारण स्थान में अगर कोई वर्ड का नाम होता है, अगर कंठ से बोले जाते हैं उसको कंठ वर्ण कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पर आपको ना दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है और साथ ही साथ दंत वर्ण कहा जाता है ना, दंत वर्ण कहा जाता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। कंठ वर्ण क्या होता है, तालव्य वर्ण क्या होते हैं, मूर्धन्य वर्ण क्या होते हैं, दंत वर्ण क्या होता है, और यहाँ पर एक वर्तस्यन वर्ण क्या होते हैं, ये भी आपका एक है। तो पहले कंठ की बात करते हैं। अब ये लिखा गया एक सूत्र है कंठ का, अगर आप इसको याद करते हैं तो बड़े आसानी के साथ कभी नहीं भूलेंगे उच्चारण स्थान कहाँ से क्या होगा। तो सीधे पढ़िए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, पहले पढ़िए उसके बाद इसका अर्थ क्या है उसको बता देते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालुः, इचु यशानाम तालुः, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः, यम गणनानाम नासिका, यम गणनानाम नासिका च,
यम गणनानां नासिका च कंठतालु कंठोष्ठम दंतोष्ठम नासिका। और ये इसको वर्ड बोले जाते हैं। और शाला तो आपको पहले ही पता कहाँ से बोला जाएगा, जो अभी पढ़े सो तो इसमें लिखा गया सब लिखा गया है सब कि कौन कहाँ से उच्चारित होगा। पहले बात करते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा की। किसकी बात करते हैं? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा की बात करते हैं कि इसका मतलब इसमें आपको एक दिख रहा होगा क्या? आ। सिंपल सी चीज़ है, आपको दिख रहा होगा आ, उसके बाद दिख रहा होगा कु और हा और आपका एक विसर्ग। जो भी ये वर्ण हैं कौन कौन से? हा कु मतलब का वर्ग, कु का मतलब आप समझिए कौन सा? का खा गा घा अंगा, ये जो होते हैं ये 5 वर्ण। और हा और विसर्ग भी का भी उच्चारण हा के जैसे होता है, तो कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ। ये दिया गया कंठ, कहाँ से उच्चारित होंगे? कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तालब्ध वर्ण जो होते हैं इचु यशा नाम तालु। अब इसमें भी आप देख सकते हैं एक ई लिखा गया है, चू लिखा गया है, या लिखा गया है, शा लिखा गया है। तो ई चा वर्ग या और शा इनका उच्चारण स्थान तालु से होगा। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो कमेंट करिए। ई चा या शा का उच्चारण स्थान तालु होगा। और मूर्धन्य में मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? री, टू, रा और शा। कौन सा सा? खटकोड़ वाला सा, मूर्धन्य सा बोलते हैं इसको। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा से। और ली, तू, ला, सा। ली जैसे ली लिखा रहता है ना ऐसे, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से। तू मतलब ता और ता था, अगर पढ़ के आप देखिए ता था दा, आपकी जो अग्रभाग की जीभ है उसको आपको दांत के ऊपरी हिस्सा में टच कर रही है। तो ता था दा धा ना, उसके बाद ला लिखा गया, ला भी टच करेगी। और सा 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 भी हल्का हल्का जैसे दंत को भी टच करती है और मूर्धा को भी टच करती है। सा सा ऐसे बोल सकते हैं। और कंड में जो आ का खा गा घा हा ऐसा। तालब जो है तालु से बोला जाता है ई तालु में जो थोड़ा सा स्पर्श होती है ई। चा अच्छे से स्पर्श होता है, चा छा जा झ या। और या हल्का सा स्पर्श होता है, शा हल्का सा स्पर्श होता है। और री मूर्धा में तालु के थोड़ा सा ऊपर जो दांत का ऊपरी भाग है, दांत जहाँ से जुड़ा उसको बोलते हैं मूर्धा। तो री टा रा शा ये आपके मूर्धा। टा में टा ठा डा ढा ये जो आएंगे वो मूर्धा होंगे। और एम गणना नाम इसकी बात कर चुके हैं कि ये सभी नासिका से बोले जाते हैं। नासिका और इन सभी को मिलाकर कंठ नासिका हुआ, तालब नासिका हुआ, मूर्धन नासिका हुआ, दंत नासिका हुआ, इन सभी को लेकर बोला जाता है। कंठ तालु जैसे ए ऐ और ऐ कंठ तालु। कैसे कंठ तालु? इसमें 2 वर्ड मिला आ और ई। आ कहाँ से? कंठ से ना, और ई तालु से, दोनों मिलके कंठ तालु या कंठ तालब्ध वर्ड बोल दिए जाते हैं। और वैसे ही इसको ओ और ओ इसको क्या कहा जाता है? कंठोष्ठम। कंठोष्ठम क्यों? ओ कैसे मिलके बना है? आ और ऊ से, आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है। आ का उच्चारण स्थान आपको विसर्जनीय नाम कंठा से आ का पता चला आ। और ऊ क्या है? वो भी आपका ऊ किस में आता है? ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ऊ का उच्चारण, एक चीज यहाँ पर छूटा है, उपपद्मनीय नाम ओष्ठव। एक वर्ड ये है यहाँ पर जो हमने नहीं लिखा है, आप वो उसको लिख सकते हैं। जो पावर्ग और उ उपपद्मनीय नाम ओष्ठव। पद्मानी या नाम
उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, यहाँ पर मेंशन करना था नीचे, हम गणना नाम नासिका से पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख लीजिए। तो उपपद्मनीयानाम् ओष्ठौ, जो उ है और पा है और एक उपपद्मानीय भी वर्ड आते हैं, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। उपपद्मानीय क्या होता है, उ और पा जो होते हैं वो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अब उ बोलोगे तो ओठी दोनों आगे लगभग मिल ही जाता है। उ पा बिना मिले ओठ के बोल ही नहीं सकते, पा फा बा भा मा। अब इसी प्रकार से ओ जो है कंठोष्ठम, कंठ और उ, कंठ और उ क्या है, कंठ और उ। आ कहाँ से आएगा, कंठ से, उ कहाँ से आएगा, ओठ, तो क्या मिल गया, कंठोष्ठ। वा दंत और ओष्ठ से बोल जाता है वा। अगर दांत में जीभ आप छुआ के बोल सकते हैं, दोनों हटाइए और दांत नीचे आपका छुएगा, कहाँ, नीचे वाले दांत, जीभ नीचे वाले दांत पे छुएगा, वाह, आपका उच्चारण हो जाएगा। और रा मूर्धा से बोला जाता है रा। और जो सा रा ला एक किस टाइप के वर्ड हैं उनके बारे में बताया गया है। ये जो होते हैं वर्ड्स के होते हैं, ये दंत और मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत क्यों, इसमें सा जो है वो दंत से बोला जाता है, ला जो है वो आपका, रा जो है आपका मूर्धा से बोला जाता है, और ला जो है वो आपका दंत से बोला जाता है। इसीलिए इसको दंत और ओष्ठ वहाँ नहीं है, नीचे लिखा होगा दंत और मूर्धा लिखा है नीचे, वहाँ पर दंत ओष्ठ की जगह आप मूर्धा लिखेंगे। यहाँ पे जो कटा है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे मूर्धा। तो ये आपकी पूरा उच्चारण स्थान और वर्णमाला कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। अगर इसमें से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने, सिर्फ पूछ लिया स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर बताना है, और व्यंजन कितने होते हैं, 41 होते हैं। अगर टोटल वर्ड की बात करें तो हिंदी में कुल वर्ड कितने होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। 41 और 11 जोड़ेंगे, कौन सा 41, कुल स्वर और मूल स्वर जोड़ के बनता है 41, पूरा 52 वर्ड मिलेंगे। ये जो कुल स्वर की बात करते हैं 13, अयोग वाह ले के 13 होता है, नहीं तो 11 ही आपको टिक लगाना है। अगर 11 नहीं है तो 13 लगा के आना है। अगर 11 13 दोनों है तो 11 आपको टिक लगानी है। पार्श्विक व्यंजन ला है, अल्पप्राण महाप्राण के बारे में बात कर चुके हैं। ह्रस्व दीर्घ व्यंजन क्या होते हैं, दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, यहाँ से गिन भी सकते हो आप लोग कितने स्पर्श व्यंजन टोटल 25, और ये 2 27 हो जाते हैं। वैसे ढावड़ा ले लेंगे तो 27 हो गए, 4 ये और 4 ये नहीं लिया जाता। 27 4 31, 27 4 31, 4 35, 35 4 39, और ये 2 ले लेंगे 41 आपके कुल स्वर आ जाएंगे। नहीं तो मूल स्वर जो मूल व्यंजन जो होते हैं, मतलब कुल व्यंजन जो होते हैं वैसे वास्तव में यहीं तक गिने जाते हैं। ये दोनों मिल के बने होते हैं, ये बाहर से आया है, ये मिश्रित संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। ये भी क्वेश्चन बनता है। संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। ये आपके जो हैं, ये नीचे वाले जो हैं ना, ये आपके संयुक्त स्वर हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। 4 हैं दोनों। किससे मिलकर बना, ये पूछ लिया जाता है। कंड का उच्चारण स्थान क्या है, शा का उच्चारण स्थान क्या है, जो शलीफा वाला सा सरौता वाला सा का उच्चारण स्थान क्या है, वा का उच्चारण स्थान क्या है। इन सभी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। और नॉर्मली ऐसे एग्जामों में जो LLB के एग्जाम, जो छोटे मोटे एग्जाम, इससे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और वहाँ से अल्पप्राण और महाप्राण बहुत मुश्किल से पूछा जाएगा और जो लिखाया गया है। लेकिन आपके उच्चारण स्थान और ह्रस्व दीर्घ स्पर्श अंतस्थ संयुक्त व्यंजन से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा ओष्म है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा स्पर्श, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी ऐसा पढ़ते रहिए अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करेंगे कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है, कारक कैसे आता है, उनके चिन्ह क्या होते हैं, और नहीं अगला टॉपिक जो होगा वो उससे संबंधित विराम चिन्ह कहाँ लगता है, कौन सा कैसा विराम चिन्ह होता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उपसर्ग रहेगा, फिर आगे प्रत्यय, फिर कारक, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। और फिर प्रैक्टिस सेट भी लगभग सभी से 25 से 30 क्वेश्चन हर चैप्टर से कराया जाएगा। और उपसर्ग की बात करें तो उसका भी प्रैक्टिस होगा। और विलोम जो आएगा, विलोम भी आता है, पर्यायवाची आएगी, आपके कहें तत्सम तद्भव आएंगे, इन सभी की आपको विस्तृत रूप से तैयारी इनकी नोट्स कराई जाएगी, आप नोट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।